आज की क्लास में बफ़र का डिस्कस करेंगे। बफ़र एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटी माइक्रोबियल। सबसे पहले बफ़र की बात करते हैं। बफ़र क्या होता है? बफ़र जो है वो जैसे एग्जांपल के तौर पर हमारे पास कोई बीकर है, इसमें कोई सॉल्यूशन है और इसकी पीएच जो है इसको हमें मेंटेन करना है। इसकी पीएच हल्की बढ़ती है और घटती है, तो इस घटी और बड़ी पीएच को मेंटेन करने के लिए हम बफ़र का यूज करते हैं। यानी कोई भी सॉल्यूशन हो उसकी पीएच को मेंटेन करने के लिए हम बफ़र का यूज़ करते हैं। बफ़र जो है उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए? बफ़र सस्ता होना चाहिए। बफ़र शुड बी चीपर एंड मेंटेन डिज़ायर्ड पीएच और नॉट इंटरेक्शन और स्टेबल होना चाहिए। यानी जो भी बफ़र यूज़ कर रहे हैं वो स्टेबल हो, किसी भी यहाँ बीकर के कांटेक्ट में आने की वजह से वो इंटरेक्ट नहीं करें, तो ये बफ़र की क्वालिटी होती है। और बफ़र के बारे में, बफ़र की कैपेसिटी की बात करें कि जो कोई भी सॉल्यूशन है और इसकी बफरिंग कैपेसिटी हम देखें, तो बफरिंग कैपेसिटी जो है वो उसके लिए हम एक बफरिंग इक्वेशन होती है और इसके लिए इक्वेशन जो है उसको हम क्या बोलते हैं? एच इक्वेशन जो है इसका हम नाम देते हैं। और ये जो बफ़र है इसमें हम सबसे पहले एक एसिडिक बफ़र की बात करते हैं। जैसे CH3COOH क्या है? ये वीक एसिड है और वीक एसिड का हमें स्ट्रॉन्ग बेस के साथ इसका क्या करना है? स्ट्रॉन्ग बेस के साथ इसका साल्ट बनाना है। तो CH3COOH को हम रिएक्शन करवाएंगे और इससे क्या बनेगा? CH3COONA। यानी ये क्या हुआ? CH3COONA यहाँ वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ साल्ट होगा। इसी तरह बेसिक बफ़र की बात करें तो बेसिक बफ़र जो है वो कौन सा है? जैसे NH4OH है और NH4OH जो है वो क्या है? वीक बेस है और इस वीक बेस को हम स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ इसका साल्ट बनाएं तो वो तो हम इस तरह से बात करते हैं कि जो बेसिक बफ़र होते हैं, ये बेसिक बफ़र है हमारे सामने। और इस बेसिक बफ़र में NH4OH का हमने एग्जांपल दिया। इसी तरह फॉस्फेट बफ़र भी होता है और फॉस्फेट बफ़र जो है इसको हम डबल साल्ट बफ़र के नाम से भी जानते हैं। और ये किस तरह से होता है? KH2PO4 होता है, यानी पोटेशियम डाइहाइड्रोफॉस्फेट। और ये क्या होता है? K2HPO4 पोटेशियम पोटेशियम हाइड्रोजन फास्फेट। अब हम बफरिंग रेंज की बात करें तो बफरिंग रेंज जो है वो क्या होती है? pKa-1 से लेकर pKa+1 होती है। ये हम क्या बात कर रहे हैं? ये किसी सॉल्यूशन की बफरिंग रेंज की बात कर रहे हैं। कोई भी सॉल्यूशन है उसकी बफरिंग रेंज देखनी है। जैसे मैं कहूँ कि बफरिंग रेंज 3 से 5 है किसी सॉल्यूशन की, तो इसको एग्जांपल के तौर पर हम समझा रहे हैं आपको कि यहाँ pKa वैल्यू है कोई सॉल्यूशन, उसकी pK वैल्यू में से, जैसे मान लो मैं कहूँ कि किसी की बफरिंग रेंज क्या है? 4 है, तो यहाँ आप क्या लिखेंगे? 4-1 और यहाँ 4+1 लिखेंगे, तो ये 3 और ये क्या हो जाएगी? 5। तो किसी सॉल्यूशन की 3 से लेकर 5 तक उसकी बफरिंग रेंज है। तो ये कब होगा? जब बफरिंग रेंज 4 कब आएगी? जब इसकी pK में से -1 करेंगे और pK में +1 ऐड करेंगे तो ये इसकी बफरिंग रेंज आ जाएगी। और मैक्सिमम बफरिंग कैपेसिटी किसी सॉल्यूशन की कब होती है? तो हम कह सकते हैं कि किसी सॉल्यूशन की pH जब pKa के इक्वल हो जाए तो वहाँ उस सॉल्यूशन की pK वैल्यू सेम होने पर मैक्सिमम बफरिंग कैपेसिटी होती है। इसके अलावा हम pKa जो क्या है? pK वैल्यू है, इसको हम माइनस लॉगेरिथम में -log से इंडिकेट करते हैं। और इसी तरह pH को जो है हम किससे करते हैं? -log H+ion, जो हम पहले छोटी क्लास में डिस्कस कर सकें। इसी तरह यदि हम बोरिक एसिड की बात करें तो बोरिक एसिड अपने आप में क्या है? बोरिक एसिड में 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं। सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात यह है। और बोरिक एसिड जो है एक अपने आप में बफ़र है
और इसकी एक्सटर्नल प्रिपरेशन चाहे वो आई वाश हो या नेज़ल हो, वहाँ पर इसको बोरिक एसिड को हम एज ए बफर यूज़ करते हैं। और इसमें हाइड्रोक्सिल के 3 ग्रुप होते हैं। इसी तरह एंटीऑक्सीडेंट की यदि हम बात करें तो एंटीऑक्सीडेंट जो है वो 2 टाइप से होते हैं, एक वाटर सोल्यूबल और एक होते हैं ऑयल सोल्यूबल। और ये जो वाटर सोल्यूबल एंटीऑक्सीडेंट होते हैं उसमें एग्जांपल बताऊं तो सोडियम बाईसल्फाइड, सोडियम मेटा बाईसल्फाइड। और ऑयल सोल्यूबल की बात करें तो ऑयल सोल्यूबल में आप BHT, BHA और टोकोफेरोल को याद करना है। और ऑयल सोल्यूबल जो एंटीऑक्सीडेंट है ये क्या करते हैं, ये ऑक्सीडेशन जो चेन होती है उसको ब्लॉक करते हैं, इसलिए ऑयल सोल्यूबल एंटीऑक्सीडेंट को हम ब्लॉकिंग एजेंट भी बोल सकते हैं। और वाटर सोल्यूबल जो एंटीऑक्सीडेंट है उनको हम रिड्यूसिंग एजेंट के नाम से भी जानते हैं। कोई भी ड्रग यदि ऑयल होती है, जैसे मेरे पास कोई ड्रग है और ये ऑयल है, तो इस ड्रग में क्या होगा, रैंसिडिटी होगी और इसका ऑक्सीडेशन होगा। इस ऑक्सीडेशन को स्टॉप करने के लिए हम क्या मिक्स करेंगे, इसके अंदर ऑयल सोल्यूबल एंटीऑक्सीडेंट मिक्स करेंगे। एंटीऑक्सीडेंट के रूप में हम एक गैस भी यूज करते हैं और ये नाइट्रोजन गैस होती है। और नाइट्रोजन गैस जो है वो एज ए एंटीऑक्सीडेंट यूज करते हैं। जब भी ऑक्सीजन का सिलेंडर होता है तो इसमें ऑक्सीजन जो है सिलेंडर है, उस सिलेंडर में हम नाइट्रोजन की बबलिंग करवाते हैं जिससे यहाँ ऑक्सीजन जो है वो बाहर हो जाए। GIT एजेंट के बारे में बात करें तो GIT एजेंट में जैसे मैं एसिडिफाइंग एजेंट की बात करूं, एसिडिफाइंग एजेंट तो इसमें डाइल्यूट HCl काम में लेते हैं। और डाइल्यूट HCl जो है इसी को हम म्यूरियाटिक एसिड भी बोलते हैं। जिससे हमारा ये सिस्टम क्या है इस तरह से, और यहाँ से एसिड का सेक्रेशन होता है और जब एसिड का सेक्रेशन कम हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्लोरहाइड्रिया। तो एक्लोरहाइड्रिया की ट्रीटमेंट के लिए हम म्यूरियाटिक एसिड को यूज़ करते हैं। इसी तरह एल्काइलेटिंग एजेंट की बात करें तो Na2CO3 ये क्या है, एल्काइलेटिंग एजेंट है। और एंटासिड के रूप में हम क्या यूज़ करते हैं, NaHCO3 यूज़ करते हैं और ये अपने आप में क्या है, एंटासिड। हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पर एक ये बीकर है, इसमें हमने NaOH डाला, इसमें हमने H2CO3 डाला। तो ये क्या है, NaOH अपने आप में स्ट्रॉन्ग बेस है और ये क्या है, वीक एसिड है। तो कुल मिला के क्या होगा, pH इंक्रीज होगी। क्यों, क्योंकि वीक एसिड है और बेस जो है अपना काम करेगा तो यहाँ क्या होगी, pH इंक्रीज होगी। तो इस तरह से अल्टीमेटली pH इंक्रीज होती है तो वहाँ पर उस pH को, बढ़ी हुई pH को डिक्रीज करने के लिए हम एल्काइलेटिंग एजेंट का यूज करते हैं। NaHCO3 अपने आप में क्या है, मीठा सोडा, बेकिंग सोडा बोल सकते हैं। और जिस पेशेंट को एसिडिटी हो रही है और वो हाइपरटेंसिव का पेशेंट है, यानी ऑलरेडी उसको BP ज़्यादा है, तो BP ज़्यादा होने पर हम इसको सोडियम नहीं देते। इस वजह से NaCO3, मीठा सोडा, बेकिंग सोडा, इनो वगैरह जिसमें भी सोडियम आए वहाँ पर हमें इसको नहीं देना है, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी ब्लड वॉल्यूम पहले बढ़ा हुआ है। सोडियम आप देंगे तो ब्लड वॉल्यूम और बढ़ेगा और ब्लड वॉल्यूम बढ़ने की वजह से अब पेशेंट का BP और भी ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। तो सोडियम जो है हम कहाँ नहीं देते, जहाँ पर ऑलरेडी हाइपरटेंसिव का पेशेंट हो। तो कॉन्ट्राइंडिकेशन NaCO3 इन हाइपरटेंसिव पेशेंट्स। और यदि हम बात करें यहाँ MgOH/Y, ये क्या है अपने पास, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का 8% जो सॉल्यूशन होता है वो हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहलाता है। और इसी तरह इसकी 3 फॉर्म होती है, Mg मैग्नीशियम ऑक्साइड मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट और MgOH/Y। ये सब क्या हैं, ये नॉन सिस्टमिक एंटासिड की कैटेगरी में आते हैं। एक एंटासिड क्या होता है, वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है और कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो अपने आप में फास्ट एक्टिंग होता है
और इस फास्ट एक्टिंग में क्या होता है, देखो इसको हम आपको समझाते हैं। ये हमारा सिस्टम, और इस सिस्टम में आप में क्या हुआ, कैल्शियम जो है क्या है, यहाँ पर एसिडिटी हो रही है और यहाँ पर एसिड रिलीज़ हो रहा है, और एसिड को रिलीज़ करने के लिए हमने कैल्शियम कार्बोनेट दिया, तो ये क्या होगा, न्यूट्रलाइज होगा। लेकिन अब क्या करेगा, यहाँ पर एसिड का दोबारा अगर रिलीज़ हो जाए साइकोलॉजिकल की वजह से, तो एसिड का दोबारा रिलीज़ होना ही यहाँ एसिड रिबॉन्ड फिनोमेना कहलाता है। और इसके अलावा एक एल्युमिनियम होता है, और एल्युमिनियम का मेन काम क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन करना। तो वहाँ जहाँ पर पेशेंट क्या करते हैं, यहाँ पर कोई भी पर्सन यदि टिफ़िन पैक करने के अंदर एल्युमिनियम फॉइल को यूज़ करते हैं तो वहाँ कॉन्स्टिपेशन बढ़ जाता है। तो कॉन्स्टिपेशन यदि है तो आपको एल्युमिनियम फॉइल यूज़ नहीं करना है, एल्युमिनियम के बर्तन आपको यूज़ नहीं करना है। तो एल्युमिनियम की वजह से कॉन्स्टिपेशन इंक्रीज होती है। और आप जो है एग्ज़िट एग्ज़ाम के लिए क्लास जो है आप इस तरह से देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।